नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रदेश के 6 जिलों में हुए जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को सियासी तौर पर चेतावनी वाले संकेत दिए हैं। इन चुनावों में कई जगहों पर मिलीभगत और भीतरघात के उदाहरण भी देखने को मिले। इस दौरान आपको बता दें, इसके कारण आगे आने वाले दिनों में सियासी कलह को और भी ज्यादा बढ़ाने का रास्ता साफ कर सकते हैं। सरकार के मंत्री और विधायकों ने जिला प्रमुख चुनावों की जगह अपने क्षेत्र में प्रधान बनाने को पूरा फोकस किया है। इस वजह से जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस जीती बाजी हार गई। साथ ही बीजेपी ने केवल एक जगह सिरोही में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के बराबर 3 जिला प्रमुख बना लिए हैं। साथ ही आपको बताते चलें, कांग्रेस और बीजेपी के लिए इन चुनावों के जो परिणाम है वो अलग अलग सियासी मायने होंगे। ऐसे में इन चुनावों से पूर्व राजस्थान जो है उसके संकेत मिले हैं कि बीजेपी इस क्षेत्र में अब भी अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। भरतपुर जिले में तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की जगह निर्दलियों का बोलबाला रहा। ऐसे में कांग्रेस ने ज्यादातर जगहों पर पार्टी का सिंबल देने की जगह निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इसी बीच इन चुनावों में बीजेपी की रणनीति कई जगहों पर कांग्रेस पर भारी मिली। दोनों ही पार्टियों में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी हावी रही और गुटबाजी और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस खेमे में जयपुर, भरतपुर और दौसा में क्रॉस वोटिंग सामने आने के बाद अब कांग्रेसी खेमे में कलह शुरू हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कलह जयपुर को लेकर हो रही है, जहां पर बहुमत होते हुए भी उसके 2 जिला परिषद सदस्य बीजेपी में जाने से पूरा सीन बदल गया। ऐसे में इस रणनीतिक चूक पर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ लेटर बम फोड़ा है। बता दें कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की बार बार तारीफ करने वाले कैलाश मेघवाल ने अपने ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर पैसों के लेन देन समेत कई संगीन आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक लाने का दावा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिख डाला है। पूर्व स्पीकर ने पत्र में लिखा है कि गुलाब चंद कटारिया की छत्र छाया में पार्टी पद और टिकट बंटवारे में लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती रही है। अशोक परनामी ने लाखों रुपए का वापस लौटवाया था और ऐसे में अगर आरएसएस का रक्षा कवच हट जाए तो इसकी सार्वजनिक जानकारी हो जाए तो दर्जनों माई के लाल सामने आ जाएंगे। मेघवाल ने आगे कहा कि साल 2008 में गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी और ओंकार सिंह लखावत ने गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी कि वसुंधरा राजे के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे। कटारिया ने स्वयं के स्वार्थ साधने के लिए इस सौगंध को सबसे पहले तोड़ा और वसुंधरा राजे की शरण में चले गए। और राजस्थान में एक तरफ लाखों बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 83 ऐसे कर्मचारी पकड़े गए हैं जो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता अप्रूव करा चुके हैं। इनमें से 2 को भत्ता उठा भी चुके हैं। और ऐसे में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम ने स्टेट इंश्योरेंस एंड प्राइवेट फंड से डेटा कलेक्ट कर चौंका देने वाले खुलासे सामने लाए हैं। इनमें से 2 ऐसे अधिकारी मिले हैं जो कि शिक्षक बनने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता ले चुके थे। इसका पता चलते ही श्रम और रोजगार विभाग के सचिव नीरज के पवन ने फोन किया और मामले के बारे में पूछताछ शुरू की गई। इस दौरान सचिव का फोन जाते ही दोनों चौंक गए और दोनों ने कहा कि हमसे गलती हो गई है, जो भत्ता मिला है जल्दी ही उसे वापस कर देंगे। हालांकि दोनों ने मिलकर करीब 20,000 रुपए भत्ता लिया है और अब दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बाकी जांच भी किए जाने के आसार हैं। साथ ही आपको बताते चले कि नौकरी के बाद भी रोजगार भत्ता लेने वाले के खिलाफ विभाग ने सभी जिले अधिकारियों के साथ अब वेरिफिकेशन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी की तरह से अब मामले सामने आते ही अब विभाग ने यह फैसला किया है कि सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी के बावजूद बेरोजगारी भत्ता लेने वालों को पकड़ने के लिए हर महीने 2% बेरोजगारों का सैंपल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को वेरिफिकेशन के लिए पत्र लिख दिया है और इससे सरकारी या फिर नौकरी करने के बावजूद बेरोजगारी भत्ता लेने वाले लोग अब पकड़े जाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि अब तक बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर चुके हैं और उनकी अब रैंडम जांच की जा सकती है।
और कल से विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, तो वहीं उधर बीजेपी ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों के लिए रोजगार और संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सदन में सरकार को घेरेगी। उन्होंने आगे ये कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल होता जा रहा है। विधानसभा में भाजपा का प्रत्येक विधायक जनता की आवाज बनेगा। रामलाल शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, बेरोजगारों के लिए रोजगार तक नहीं है। और जयपुर समेत प्रदेश भर के बाजारों में अब गणेश चतुर्थी की रौनक दिखाई देने लगी है। त्योहार रंगत से कारोबारी निखार की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसे में व्यवसायियों को बेहद उम्मीदें हैं। और इसी बीच अब कोरोना केस वर्तमान में कम होने की वजह से खरीदी में उछाल की उम्मीद भी जताई जा रही है। पर इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में एडवांस बुकिंग की डिलीवरी भी काफी ज्यादा हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल संख्या में गणेश चतुर्थी पर डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही गणेश चतुर्थी पर स्थापना के लिए इको फ्रेंडली गणेश जी की मांग भी काफी ज्यादा इस वक्त बाजारों में देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने भी बड़ी संख्या में मिट्टी से बने गणेश जी की मूर्तियां बिक्री के लिए बनवाई है। साथ ही बताते चले, कारोबारी लिहाज से भी ये त्योहार काफी अहम है, क्योंकि ये त्योहारी सीजन का शुभ शुरुआत माना जाता है। खरीदी के सबसे बड़े दीपावली सीजन को भी गणेश चतुर्थी से ही उसका आगाज होता है और इस बार ग्राहकों ने बड़ी संख्या में इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग की थी। ऐसे में मिट्टी से बने गणेश जी को रंगों में सवार कर पूजन के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि झुंझुनू के उदयपुर वाटी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके चलते सीकर की निमका थाना पुलिस ने अवैध रूप से लाए गए कीमती आयरन स्टोन को ट्रोले को जब्त करने के बाद उसे उदयपुर वाटी के बघौली रामनगर की काली पहाड़ी से आयरन स्टोन की तस्करी का मामला सामने आया, जिसके बाद इस मामले में और भी ज्यादा चौंका देने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। लगातार नए खुलासे इस पूरे मामले में किए जा रहे हैं और इसी दौरान जो है अब ताजी बात सामने आई है, जिसके चलते पुलिस, खान विभाग और खनन माफियाओं की साठगांठ का जो मामला है वो सामने आया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में इनकार कर रही है और वहीं जानकारी में यह भी सामने आया कि काली पहाड़ी में खनन 24 जुलाई से शुरू हो गया था, जिससे 5वें दिन ही गांव के कृष्ण गोपाल ने खान विभाग को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन खान विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही एक बार कार्रवाई करने आए भी तो मना करके उसके बावजूद खान विभाग ने स्थानीय कर्मियों के साथ लेकर आए, जिससे सूचना लीक हो गई और मौके पर कोई नहीं मिला। यही नहीं बल्कि अवैध खनन करने वालों के बिना कोई देरी के हर दिन करीब 20 लाख रुपए का पत्थर गुजरात के रास्ते दुबई भेजा जाता है। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां कोटा के नयापुरा मुक्तिधाम में एक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में नयापुरा पुलिस ने मंगलवार को हत्या की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया है कि इस मामले में आरोपी संतोषी नगर निवासी संग्राम सिंह और श्रीनाथपुरम निवासी सुरेश गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। 2 सितंबर को राहुल उदयवाल पर आरोपी सुनील गोलू और अन्य व्यक्तियों ने चाकू से हमला कर दिया था और इसी के बाद ही उसे घायल कर दिया गया। साथ ही पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 323, 307 और 143 भादस में मामला दर्ज किया गया। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर विक्षिप्त चल रहे आरोपी संग्राम सिंह और सुरेश को हत्या की घटना को उसकी योजना बनाने और घटना के बाद आरोपियों को अपने घर पर जवाहर नगर में एक होटल में रुकवाने का दोषी पाया गया। इस दौरान पुलिस ने अपराधी के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां डूंगरपुर जिले में प्रेमी युगल ने पहले जहर खाया और फिर कुएं में छलांग लगा दी। दोनों के ही शव को गांव के ही एक कुएं में से बरामद किया गया। शव लड़की की चुनरी के आपस में
बंधे हुए थे। साथ ही बता दें, कुएं के पास एक स्कूल बैग, मोबाइल के साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें लिखा था कि हम दोनों को एक ही साथ शमशान में जलाया जाए। पुलिस ने शवों को मॉर्चुरी में रखवा दिया है और आज पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। बताते चलें कि बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार मंगलवार की देर शाम को खेतों में चरवाहों ने कुएं में 2 शव देखे। पुलिस को सूचना दी गई और थाना अधिकारी रणजीत सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों के शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतक लड़का और लड़की की पहचान प्रवेश रौत निवासी बिछीवाड़ा और पायल के रूप में की गई है। साथ ही आपको बता दें कि लड़का 12वीं कक्षा और लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवारों की रजामंदी नहीं होने से दोनों ने पहले जहर पिया और उसके बाद लड़की की चुनरी से एक दूसरे की कमर को बांध दिया और कुएं में छलांग लगा दी। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया है कि कुएं के बाहर लड़का लड़की का स्कूल बैग और मोबाइल फोन बरामद किए गए। एक बुक में दोनों का लिखा गया था एक सुसाइड नोट, वो भी पुलिस ने बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बात ओलंपिक की करें तो ओलंपिक और पैरालंपिक के बाद अब राजस्थान में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जहां 14 नवंबर से होने वाले ग्रामीण ओलंपिक में राजस्थान के 50,000 गांव और पंचायत के 20 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में छिपे खिलाड़ियों की प्रतिभा को तलाशने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिना किसी उम्र के बंधन के हर आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकेगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें अच्छे कोच की मदद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। खेल मंत्री अशोक चांदना ने यह भी बताया कि ग्रामीण ओलंपिक में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए एक ऐप को आपको डाउनलोड कर मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड के साथ मूल दस्तावेज भरने होंगे, जिसके बाद खिलाड़ी अपनी श्रेणी भरकर प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकेगा। इसमें शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी और टेनिस बॉल, क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। और जयपुर में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेशों तक सार्वजनिक रूप से सभी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से संशोधित कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की गई। तो बताते चलें कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की संभावना जताते हुए चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद उन्होंने अब राज्य सरकार ने भी भीड़ भाड़ के आयोजनों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिया है कि गृह विभाग की ओर से कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ऐसे में संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों जैसी तमाम चीजें आयोजित ना हो सके।